हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोग को आलेख से परिचय कराने का एक जो चैप्टर है एक्सरसाइज 15.1 उसके आज सारे प्रश्न को आज सॉल्व करवाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लोग को समझाऊंगा और बताऊंगा भी। आज इस वीडियो के बाद आपको 15.1 के जितने भी प्रश्न होते हैं वो आप खुद से बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम समझेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिसमें कि मैंने आप लोग को इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो बता दिए हैं, जिसमें कि मैं आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति में यानी कि क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। तो उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही याद रखने का योग्य है। तो वो अगर याद रखते हैं तो आपको वो सारे प्रश्न बन जाएंगे, जिससे कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आलेख से परिचय है, कहने का मतलब इंट्रोडक्शन विथ ग्राफ्स। इसी को जब हम 9th में जाएंगे तो इसी को हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 10th में भी यही पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बस इतना इस क्लास में तो छोटा ही है, और नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो उससे थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करते चलेंगे तो उससे आगे भी करेंगे। तो पहले सबसे पहले आज हम समझेंगे जो 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए अपने अपने किताब में। क्वेश्चन नंबर 1 है जो निम्न बिंदुओं का ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए तो मैं किस प्रकार ये बनाया जाएगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। और आप लोग क्या करना है, तो आपको अपने अपने ग्राफ कॉपी में बना लेना है। कैसे ग्राफ कॉपी में बनाना है वो भी मैं जब मतलब प्रश्न नंबर 1 बता दूंगा तो वो भी आपको दिखा दूंगा जो आपको किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक ग्राफ खींच लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको एक क्या करना है, तो ग्राफ खींच लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ खींच लेना है। ये मेरा एक्स अक्ष हो जाएगा, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं इसे, या भुज भी बोल सकते हैं। ये वाई अक्ष हो जाएगा, इसे आप लोग कोटि भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ये क्या होता है, मेरा ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु होता है, जिसे हम लोग 0 से यहाँ पे 0 देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो हम समान दूरी का क्या करेंगे इसमें, तो जितना हम की कहने का मतलब हुआ जो अगर यहाँ पे हम कितना आपको अपने अपने किताब में देख लेंगे तो प्रत्येक बिंदु में देखेंगे तो 5 से बड़ा कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो कि हमारा किताब में दिया हुआ। देखिए यहाँ पे भी 5 3 है, यहाँ पे भी 3 5 है, यहाँ पे भी 4 3 है, यानी कि 4 5 है, 0 5 है, यानी 5 से ऐसा बड़ा बिंदु नहीं है। तो हम 6 तक ले लेंगे या तो 7 तक ले लेंगे, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम नहीं लेंगे। तो हम मिनिमम 5 तक या 6 तक लेंगे। तो देखिए ये 1 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके दोनों के बीच की दूरी जितना हो उतना ही बीच दूरी इसमें भी लेना है। ये 2 ले लेंगे, ये 3 ले लेंगे, ये 4 ले लेंगे, ये 5 ले लेंगे और ये 6 ले लेंगे, ठीक है ना। मतलब दूरियां क्या होना चाहिए, इसके यानी सभी के बीच की दूरियां क्या होना चाहिए, तो वो समान होना चाहिए। वैसे जब आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो उसमें दूरियां समान ही रहता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए हम इस पर भी ले लेते हैं। तो ये यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 हो जाएगा ये, और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर पॉइंट 1 का बात करें तो 1 मतलब पॉइंट ए। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को दर्शाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर दर्शाएंगे इस पे। तो पॉइंट नंबर ए में है 5 और 3। तो अगर हम कल बताए थे आप लोग को जो अगर 5 और 3 है तो इसमें हमारा x का वैल्यू कितना है, तो कल हम बताए दिए थे आप लोग को जो x का निर्देशांक 5 है और y का निर्देशांक कितना है इसमें, तो 3 है। तो x में हम 5 लेंगे, तो x में हम 5 लेंगे तो यहाँ पे आ गए। और y में हमको क्या लेना है, 3 लेना है, तो 3 लेना है तो यहाँ पे आ गए, तो y में 3 आ गए। तो अब इस दोनों 3 और 5 के सामने जो वहाँ पर होगा वहाँ पे हम बिंदु दे देंगे। तो 5 के सामने ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा, और 3 के सामने ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। कहने का मतलब ग्राफ कॉपी में तो आपको लाइनिंग किया रहता है, तो इसमें तो नहीं, यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए देकर इस बिंदु को 3,5 लिख देना है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे बिंदु दे देंगे, ठीक है। अब कैसे ग्राफ कॉपी में बनाना है वो भी मैं आप लोग को लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 5 हो गया, इसमें 3। अब चलिए हम दूसरे पॉइंट लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट है बी मेरा, ये तो ए था, बी है मेरा 3 और 5, यही उल्टा है। तो एक्स में इसमें 3 हो गया और वाई में क्या हो गया, 5 हो गया। तो बिल्कुल ही डॉट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो x3 तो यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। x में 3 तो यहाँ पे आए, यहाँ पे बिंदु नहीं देना, y में 5 लेना है। तो इसी के सामने चलते जाएंगे जो कहाँ पे y का 5 का सामना सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सामना मतलब इसके सामने आ गया ना, तो यहाँ पे ले लेंगे। तो डायरेक्टली एग्जैक्टली अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये यहीं पे होगा, ठीक है ना। और ग्राफ कॉपी में जब आप ग्राफ बुक में बनाएंगे तो वहाँ पे उसमें आपको डायरेक्टली ही मिलेगा, ठीक है।
अब सी नंबर हम क्वेश्चन नंबर 3 के लेते हैं। तो सी है मेरा, सी कितना है 4 और 5, तो इसमें एक्स कितना हो जाएगा, आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हैं। और वाई का निर्देशांक कितना हो जाएगा 5, यानी कि एक्स का निर्देशांक 4 और वाई का निर्देशांक 5। तो एक्स में 4 लेंगे और वाई में 5 लेंगे। तो एक्स में 4 चलिए यहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ से इसके सामने जाएंगे और 5 तो यहाँ पे भी लिए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, ऊपर में लिख लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये किसका, इसका निर्देशांक था 3 और 5। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, तो ये मेरा बिंदु सी है और इसका निर्देशांक आ जाएगा x में 4 और y में 5। पहले हमें x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा है कितना, डी नंबर, डी क्वेश्चन 4 में है 0 और 5। डी देके दिया है क्वेश्चन 4 में 0 और 5। तो x में हमारा कितना है 0 और y में कितना है तो 5। तो x में 0 लेंगे तो जब हम x में 0 लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, y में 5 लेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो ये इसी के सामने आ जाएगा। कहने का मतलब ये बात, ये कितना हो जाएगा 0 और 5। पहले x का वैल्यू लिखेंगे फिर y का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब e है हमारा 5 0 और e है क्या हमारा 5 और 0। तो सबसे पहले हमारा x कितना हो गया 5 और y कितना हो गया 0। तो हम x में 5 लेंगे तो यहाँ पे आए। ठीक है, अब y में 0 लेंगे तो 0 यहाँ पे आएगा, तो यानी इसके सामने हम पॉइंट दे देंगे, तो इसके सामने x पर यहीं पे पॉइंट आएगा। तो ये कौन सा हो गया e, तो e हो गया कितना हमारा 5 और 0 हो गया। ठीक है, अब e के बाद हम अगर 6 नंबर क्वेश्चन एफ में समझते तो एफ है 2 और 3, एफ है कितना 2 और 3। तो यहाँ से x कितना आ गया, x का निर्देशांक 2 और y का निर्देशांक 3 आ गया। तो x का निर्देशांक हमें 2 लेना है, y का निर्देशांक 3 लेना है, तो बस यहाँ पे इसके सामने में बिंदु दे देंगे और ये यहाँ पे एफ दे के ये क्या होगा 2 और 3 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग अपने अपने ग्राफ कॉपी अगर लिए हैं तो ग्राफ कॉपी पे आप लोग इस प्रकार से इस चित्र को बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जो किस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है, ऐसी प्रकार से एक चित्र खींच लेंगे। आप 6 तक ले सकते हैं, 7 तक ले सकते हैं, 8 तक ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से। और नीचे में भी जितना ऊपर लेना उतना ही नीचे भी लेना है, जिससे आपका अच्छा से बनेगा ग्राफ। ठीक है ना, और ये एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष होगा। और यहाँ से आप देखिए प्रत्येक बिंदु का अगर हम कितना 2 3 लिए तो एक्स में 2 लिए तो इसके सामने चलेंगे जब तक सामने में 3 है, यहाँ पे 3 है तो इसके सामने 2 और 3 आएगा, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोग इस प्रकार से अपने अपने ग्राफ कॉपी में चित्र बना लेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग, तो इसको नोट कर सकते हैं, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने घर पे 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, आप लोग देखेंगे अपने अपनी किताब में। तो इस प्रकार से हमारा दिया हुआ बोल रहा है कि अपनी ग्राफ कॉपी में निम्नलिखित चित्रों को बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर कीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो अपने अपने ग्राफ कॉपी में बना लेना है। ठीक है, इस चित्र को जो दिया हुआ है और प्रश्न का जो उत्तर बोल रहा है वो देने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हमको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 का 1 नंबर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए तथा भुजा AB और DC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष देखिए, शीर्ष क्या होता है ये पहले आपको समझना जरूरी है, जो शीर्ष क्या है नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको शीर्ष समझ में ही नहीं आता है, तो वो कैसे इसके बना सकते हैं। भुजा कौन सा होता है वो समझ में नहीं आता है, विकर्ण क्या है वो उनको समझ में नहीं आता है, तो वो कैसे बना पाएंगे इस चैप्टर को और इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम शीर्ष समझा लेते हैं। आप लोग को 1 मिनट लगेगा भी नहीं, 10 सेकंड का काम है, बस एक नज़र देख लीजिए। जिनको आता है वो भी अच्छे तरीके से देख लीजिए, तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इस प्रकार से चतुर्भुज है, ठीक है ना, इस प्रकार से चतुर्भुज है, इस प्रकार से कोई चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है और ये D है। तो जहां भी 2 रेखा बोल सकते हैं या 2 रेखाखंड या 2 मतलब कोई मिला है या कटा हुआ है, ठीक है ना, तो ये A क्या हो गया शीर्ष हो गया, B क्या हो गया शीर्ष क्या हो गया, C क्या हो गया शीर्ष हो गया, D क्या हो गया शीर्ष हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं या नहीं होते। अब एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं नहीं होते, ये आपको अब याद नहीं करना पड़ेगा, बस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, इसी प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे तो ये 1 ये 2 और ये 3 शीर्ष होते हैं, बस गिनती कर दीजिए और जो नाम दिया रहे वो नाम दे दीजिए, बस सिंपल सा। अब भुजा का बात करें तो ए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया मेरा भुजा, यानी AB हो गया एक भुजा और एक भुजा क्या हो गया BC हो गया एक भुजा और CD हो गया एक भुजा, ठीक है, और AD हो गया मेरा एक भुजा। ठीक है, ये क्या हो गया AB BC CD और AD, ये चारों हमारा भुजा हो गया। और कोण का बात करें जब तो कोण अंदर में होता है, ये कोण
ये कोण, यानी कि कोण ए इस प्रकार से देख सकते हैं, कोण बी, कोण सी या कोण डी, इस प्रकार दे सकते हैं, अभी नहीं जैसे। चलिए पहले हम उसको नहीं समझेंगे उतना अच्छा तरीका से, बस समझ लिया। अब हमारा क्या, पहले सबसे पहले हम ए का लिखेंगे, ए का निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सभी शीर्षों का एन निकालेंगे। तो ए का, बी का, सी का और डी का, ठीक है। अब आप अपने अपने किताब में को पास कर लेंगे और देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब आदमी देखिए, ए है यहाँ पे हमारा, ए कितना पे है यहाँ पे, तो 5 के सामने भी है और 5 है। नीचे देखेंगे तो जब आप नीचे जाएंगे तो ये 1 के सामने है, तो जब आप नीचे जाएंगे तो 1 के सामने। तो सबसे पहले हम किसका मान लेते हैं, एक्स का मान लेते हैं। तो एक्स का मान जब लेंगे तो एक्स में 1 आ जाएगा और वाई में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक्स में 1 और वाई में 5, ये हमारा शीर्ष ए का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। अब लोग अपने अपने किताब में खोल के देखेंगे और समझेंगे। अब बी का मान लीजिए, बी यहाँ पे है, तो बी में सबसे पहले हम देखेंगे तो ये किसके सामने है, तो ये 7 के सामने, नीचे 7 के सामने है और नीचे 7 के सामने है। ऊपर जब देखेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 5 के सामने है नीचे, यानी कि एक्स में 7 हो जाएगा और वाई में 5 हो जाएगा। एक्स में 7 और वाई में 5 हो जाएगा इसका निर्देशांक। अब हम सी का बात करें तो लाइन से चलेंगे हम सी में, तो सी का जब चलेंगे तो आप लोग किताब में देख सकते हैं सी पहले नीचे देखिए, सी किसके सामने है यहाँ पे, तो आप 9 के सामने देख सकें। हाँ 9 के सामने है सी और ऊपर में 8 के सामने है। सी 9 के सामने नीचे, ऊपर 8 के सामने। तो पहले 9 यानी एक्स का मान और फिर वाई का मान 9 और 8 ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और आप डी बिंदु का बात करें तो देखिए आप लोग अच्छे तरीके से किताब को देखिए, डी बिंदु यहाँ पे है। तो डी बिंदु में जब हम देखेंगे सबसे पहले एक्स, तो एक्स नीचे वाली रेखा यहाँ पे है, तो इसको देखेंगे जो कहाँ पे जाता है, ये तो ये 3 पे आता है और यहाँ पे किस में है, तो 8 में। तो एक्स का मान 3 हो गया, यहाँ से एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक 8 हो गया। तो ये चीज़ आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है ना, क्वेश्चन नंबर आपको डी का आंसर नहीं मिला होगा, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे 4 लिया है तो कोई बात नहीं, वो नहीं मिला है तो नहीं मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें निकालना है ए बी तथा ए बी का लंबाई। सबसे पहले हम ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे, ए बी का लंबाई और डी सी की लंबाई, ए बी की लंबाई और डी सी, ये सब आप लोग नोट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। हम ए बी और डी सी की लंबाई आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ से अब क्या करना है आपको, लंबाई निकालने के लिए आपको दिमाग में आता है कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करना ही, दूरी सूत्र यहाँ पे हमें प्रयोग नहीं करना होगा। दूरी सूत्र प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं लेकिन वो नहीं हमें प्रयोग करना है, ठीक है। हमें क्या करना है प्रयोग, तब कैसे बनाना है, बस आपको सिंपल सा है, गिनती कर दीजिए कितना है इस दोनों के बीच में, देख लीजिए ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका क्या होगा 6 इकाई, कितना आ जाएगा 6 इकाई। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो देखिए ए किस पॉइंट पे, 1 पे है और बी किस पे है 7 पे, तो इस दोनों के बीच में कितना गिनी, देखिए 1 के बाद 1 2 3 4 5 और 7 पे जाएंगे तो 6, यानी कि 6 इकाई इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो 6 इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझेंगे सी डी, यानी डी सी बोलिए, डी सी बोले या सी डी बोलिए, यह बात इक्वल टू सेम होता है, ठीक है। अब हम आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सी और डी है, तो डी सी इसके में कितना इकाई है, तो यहाँ पे डी देखिए किस पे है 3 पे है और सी किस पे है हमारा 9 पे। तो जब इस दोनों के बीच आप गैप खोजेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसके बीच में भी 6 आ जाएगा, यानी कि 6 इकाई निकल के मेरा आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं आज से आगे आप लोग को अभी करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग समझेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर को, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर को समझेंगे और उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप 2 को पढ़ सकते हैं, आपके किताब में है। मैं यहाँ पे इसको तब तक के लिए मिटा देता हूँ जिससे आपका यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें बोल रहा है जो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी अभी मैंने आप लोग को त्रिभुज में भी समझा दिया, यानी कि बता दिया हूँ जो अभी किस प्रकार से हम त्रिभुज के कौन कौन से शीर्ष होते हैं और नहीं होते हैं, और किसका किसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है या नहीं ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग समझेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 के त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक को, क्वेश्चन नंबर 2 के समझेंगे, ठीक है, दूसरे नंबर को। तो सबसे पहले हम इस बगल निकाल लेते हैं और त्रिभुज पी क्यू आर को देखेंगे। इस बगल निकालने के बाद हम देखेंगे तो पी क्यू आर, तो यहाँ पे सबसे पहले आप पी देख के बराबर दे दीजिए, क्यू देख के बराबर दे दीजिए और आर देकर बराबर दे दीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो P का जब हम निर्देशांक देखेंगे, P का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P हम देखेंगे ना, जो P हमारा ये P जो है सो x अक्ष के किस लाइन के सामने है, यानी कि कौन से बिंदु के सामने है। तो P हम जब देखेंगे तो ये हमारा 1 यानी x अक्ष के 1 लाइन के सामने है, और तो और y में कितना है, तो 4 लाइन यानी कि 4 के सामने है। तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 और 4, क्योंकि पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। तो 1 और 4, P का क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। P का क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। और Q का जब बोले तो ये भी 1 के सामने है, और यहाँ पे भी y में भी 1 के सामने है। तो ये 1 1 के यानी कि 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और 1 हो जाएगा। और Q में R, जब R का बात करें तो R आप देखेंगे अपने अपने किताब में, तो ये 5 के सामने है और यहाँ पे 1 के सामने है। तो X में पहले वैल्यू लेंगे हम 5 और Y में 1। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 2 भी क्लियर हो गया और अच्छे तरीके से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का 3 नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, ठीक है, उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर है, जो वृत्त के केंद्र M के निर्देशांक ज्ञात करें। वृत्त का व्यास भी ज्ञात कीजिए। इसका M का निर्देशांक आप लोग अपने अपनी किताब में वृत्त देख सकते हैं। यहाँ पे वृत्त इसका हमें व्यास ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और इसका निर्देशांक M का। तो हम निकालेंगे जब M का निर्देशांक, तो इसमें क्या है ना, ये यहाँ पे एग्जैक्टली बिंदु नहीं दिया हुआ है हमारा, जो कहाँ पे होगा नहीं होगा। अब इसका आंसर देखेंगे तो ये इसमें 7 और 3 लिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये यहाँ पे अगर बीच में बिंदु देंगे तो ये कितना हो सकता है, या तो 6.5 आएगा, 6 और 7 के बीच में बिंदु आता है, और ऊपर में देखेंगे तो ये 2 और 3 के बीच में बिंदु आता है, यानी कि 6.5 और 2.5 ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेंगे हम, 7 और 3 ही लेंगे, क्योंकि इसके अप्रॉक्स ही आता है, तो इसी के अप्रॉक्स में ले लेंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसी दोनों के बीच में आता है। आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो बगल में इसके जब वहाँ पे बिंदु मतलब हमारा पड़ेगा, उससे थोड़ा हट के ही 7 और 3 का भी पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे तरीके से, आप अपनी किताब में देखिए, ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये M का बिंदु होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 और 3 का हमें बिंदु मिल रहा है, तो यहाँ इसीलिए इसे सटा हुआ है, तो ये हम पॉइंट ले लिए, ठीक है। ये लगभग में होगा, उतना एग्जैक्टली नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम व्यास अगर हम ज्ञात करें, व्यास, ठीक है, व्यास अगर हम ज्ञात करें, कौन सा जी, व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा मेरा 2 इकाई। क्या हो जाएगा, व्यास 2 इकाई। आप बोलेंगे सर कैसे हो गया व्यास मेरा 2 इकाई। आप देखिए, यहाँ से जब यहाँ तक देखेंगे पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा देखेंगे, तो नीचे आ जाइए, ये 6 और 7 के, 6 से भी इधर है और 7 से भी उधर है, यानी कि 1 से बड़ा है, अब मतलब 1.5 के लगभग में है, तो 1.5 के लगभग में यानी कि 2 इकाई हम ले लेंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे प्रश्न मतलब समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आप लोग को 3 नंबर भी समझाऊंगा और बताऊंगा, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और अपने अपने स्क्रीन मतलब कॉपी में लिख लीजिए। मैं आप लोग को अभी 3 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने अपनी किताब में पढ़ेंगे, तो हमारा दिया हुआ है, जो निम्न तालिका अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख खींचिए। ठीक है, हमें आरेख खींचने के लिए बोला है और हमारा समय दिया हुआ है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जिस प्रकार हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और साधारण ब्याज दिया हुआ है 60 रुपया, 120 रुपया, 180 रुपया और 240 रुपया, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है और 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपया है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया है। अगर साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज जितना अगर 1 साल का होगा, 2 साल में उससे 2 से गुना कर दीजिए, 3 साल में उस रुपया को 3 से गुना कर दीजिए, इसी प्रकार से होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो मेरा ब्याजों के ऊपर भी ब्याज लगता है, ठीक है ना। तो वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको नहीं समझेंगे, ठीक है। बस हमें समझना है क्या, तो इसके आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम समय यहाँ पे देखिए, आप क्या इस प्रकार से आलेख बना लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष जिसे हम भुज कहते हैं और ये वाई अक्ष होगा जिसे हम कोटि कहते हैं। इसी नीचे में क्या करना है आपको, तो समय दर्शा देना है, जो ये समय वर्षों में होगा। अब आपको क्या करना है, तो ये देखिए समय कितना दिया है, तो उसको लिख लीजिए, ठीक है। ये 1 वर्ष 1 ईयर, सेम दूरी पे लेना है आप लोग को, ये 2 ईयर, ठीक है, और ये 3 ईयर यानी 3 वर्ष 3 वर्ष, और ये 4 ईयर 4 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें साधारण ब्याज, यहाँ पे क्या है, तो ये 60 रुपया है, यहाँ पे 0 दे दीजिएगा, ये 120 रुपया है,
ये 180 रुपया है, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा 240 रुपया। आप इसके थोड़ा ही बड़ा बनाइएगा, उतना बड़ा मत बनाइएगा, मैं बड़ा बना लिया तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखिए, अब हमको आपको समझना है, इतना तो सब बच्चे कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हम क्या करेंगे, तो समय के ग्राफ को नीचे करेंगे, क्योंकि हमारा कभी भी निर्देशांक जो दिया रहता है वो x और y दिया रहता है, तो ऊपर वाला x होता है और नीचे वाला y होता है, तो इसीलिए हम समय को नीचे लिखे, क्योंकि ये x का मान दिया रहता है, इसीलिए y को ऐसे लिखे, यानी कि क्षैतिज वाला में x और ऊर्ध्वाधर y। आप देखिए, एक वर्ष में कितना रुपया ब्याज है 60 रुपया, तो एक वर्ष में ब्याज यहाँ पे 60 रुपया होगा, यानी कि इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष में 120 रुपया, तो जब आप करेंगे तो ये इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष में 180 रुपया आ जाएगा, अब 4 वर्ष में 240 रुपया आ जाएगा। इस प्रकार से आ रहा है, और इसके बीच ग्राफ खींचने के लिए बोला है, आलेख खींचने के लिए बोला है, तो आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, तो सभी को मिला देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ ये चीज क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और उसको ही बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझेंगे और उसको भी क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपने अपने, वैसे तो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको दिखा देंगे ग्राफ कॉपी में, जो कैसे बनाएंगे हम लोग ग्राफ कॉपी में और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की नियम चाल से चलिए। यहाँ पे नियम दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, नियत चाल से। आप यहाँ सब दे सकते हैं समय वर्ष में, यहाँ पे दे सकते हैं वर्ष में, ठीक है। नियत चाल से चल रही है तो विभिन्न समयों में तय की गई संगत दूरी के मध्य आरेख खींचिए, संगत दूरी के मध्य आरेख, ठीक है। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है एक सारणी। यहाँ पे समय दे देना है और ये क्या है घंटा में, और यहाँ पे क्या देना है हमको, तो दूरी देना है, क्योंकि हमें चाल बोला है तो दूरी, तो 1 2 3 4 लेते हैं। तो देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 घंटा, यानी कहने का मतलब हुआ जो ये रेलगाड़ी जो हमारा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है। 1 घंटा में कितना जाएगा, 1 घंटा में 80 किलोमीटर, 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाता है। 1 घंटा में कितना जाता है 80 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटा में कितना जाता है तो 80 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना जाएगा 160 किलोमीटर, हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 3 घंटा में कितना जाएगा तो 8 यानी 240 किलोमीटर। 4 घंटा में कितना जाएगा तो 320 किलोमीटर। इस प्रकार से ये बन जाएगा और निकल के इसका मान भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हम आलेख खींचेंगे। एक सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक आलेख खींच लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इसको आलेख खींच सकते हैं। इस प्रकार से एक ग्राफ खींच लेंगे इस प्रकार से। इसका नाम आपको क्या दे देना है, वाई अक्ष कर देना है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, तो एक्स अक्ष हो जाएगा। जिस प्रकार मैं आप लोग को बताता हूं उसी प्रकार आप लोग अपने अपने एग्जाम में बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जितना मार्क्स का होगा। ये मेरा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। ये हमारा क्या है, तो समय है, किसमें, तो घंटा में। यहाँ पे दे देना है कोष्ठ देखिए घंटा में। और ये क्या है, तो दूरी है, दूरी है किसमें है, तो किलोमीटर में। ये आपको नोट कर देना। अब देखिए दूरी है किलोमीटर में। अब देखिए इसका मान कितना कितना दिया हुआ है, चलिए हम वो ले लेते हैं। तो हम देखेंगे तो 1 2 3 4, तो आप स्पेस सेम होना चाहिए। ये 1 ले लीजिए, 1 आवर, ये यानी कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, और ये 4 आवर। HR का मतलब हो गया आवर, ठीक है। इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न ना होना चाहिए। और यहाँ पे ले लेते हैं हम 80 किलोमीटर, यहाँ पे ले लेते हैं 160 किलोमीटर, और ये ले लेते हैं 200 यानी कि 240 किलोमीटर, 240, और यहाँ पे ले लेते हैं 320 किलोमीटर यानी 320 किलोमीटर। अब हम जब इसके बीच मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा किस प्रकार से आएगा वो समझना है आप लोग को। देखिए तो पहले हम 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाते हैं। कितना जाते हैं, 1 घंटा में 80 किलोमीटर। 1 घंटा में 80 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर, तो यहाँ पे आएगा इसका ग्राफ का बिंदु पॉइंट। और 2 घंटा में 160 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके सामने देना, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। 3 घंटा में 240, तो इसी के सामने देना है, देख रहे हैं ना, मतलब इसके भी सामने है और इसके भी सामने है। 4 घंटा में कितना जा रहा है, 320, तो यहाँ पे 4 घंटा में यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से आप क्या कीजिए, तो इस प्रकार मिला दीजिए, ठीक है, इस प्रकार मिला दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ग्राफ हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको डायरेक्टली क्लियर हो गया होगा। आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन करवा देते हैं और अच्छी तरीके से इसको भी सॉल्व करवा देते हैं और समझा देते हैं, बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको ग्राफ बुक पे दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए,
देख लिए होंगे आप लोग कैसे बनाना है आप लोग को एग्जाम में। तो क्वेश्चन में समय दे देना, यहाँ पे साधारण ब्याज दे देना, यहाँ पे समय दे देना, और इस प्रकार से आप पॉइंट लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, और नहीं लिखिएगा, ठीक है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी बना सकते हैं और इस प्रकार भी बना सकते हैं ग्राफ कॉपी पे, ठीक है। आप लोग देख लिए होंगे, देख लीजिए अच्छे तरीके से देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 क्या है, सत्य और असत्य लिखने के लिए, सत्य और असत्य लिखने के लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। देखिए बच्चों, अब देखिए किसी बिंदु की स्थिति को संख्या युग्म द्वारा दर्शाया जाता है। हाँ, संख्या युग्म यानी कि संख्याओं का जोड़ा द्वारा। अभी हम कोई भी बिंदु लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 और 80 लिखेंगे, तो यही संख्या युग्म द्वारा दर्शाया जाता है। कहने का मतलब ये क्या हुआ, तो सत्य हुआ। ये कहने का मतलब क्या हुआ, तो सत्य हुआ। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कोई हम बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु लेते हैं, तो यहाँ पे संख्या युग्म द्वारा दर्शाया गया है ना, 5 और 3 द्वारा दर्शाया गया है ना। ये संख्या युग्म मतलब 2 संख्या होना चाहिए, इसमें देखिए 5 और 3 2 संख्या है, तो दर्शाया गया है। इसका मैंने कहने का मतलब ये क्या हुआ, तो सत्य है। दूसरा बोला जी किसी युग्म को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। हाँ, ये भी सत्य है मेरा, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। ये किस बोल रहा है, किसी बिंदु को हम लोग किसी युग्म को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर बिंदु मान लीजिए ए देते हैं, तो इसको हम यहाँ पे जो 1 और 80 आएगा, 80 आएगा, वो कितना हो जाएगा, वो बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है ना। ये भी सत्य है। और तीसरे पॉइंट को हम चलते हैं, तो तीसरे पॉइंट यहाँ पे समझेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, तो एक्स अक्ष पर वाई के निर्देशांक शून्य तथा y अक्ष पर x के निर्देशांक शून्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैसे, मैंने तो पार्ट 1 में भी आप लोग को समझा दिया था। और अभी देखिए x अक्ष पर, यहाँ पे देखिए x अक्ष पे जब y का निर्देशांक आप देखेंगे, यहाँ पे तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, शून्य है ना, शून्य दिखाई पड़ रहा है। और जब y अक्ष पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे x का निर्देशांक शून्य है ना, वही चीज बोल रहा है। तो ये भी क्या होगा मेरा, तो सत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन मतलब चौथा क्वेश्चन है, जो मूल बिंदु का निर्देशांक 1 1 होता है। यहाँ पे मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक मैंने पार्ट 1 में आप लोग को फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट नोट पॉइंट में ही लिखाया था। जब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। और यहाँ पे बोला 1 1 होता है, नहीं 1 1 नहीं होता है, ये क्या है, असत्य। तो आशा करता हूं दोस्तों ये मतलब चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स यानी कि संख्याओं के साथ खेलना सीखेंगे, कैसे खेलते हैं नहीं खेलते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।